यूक्रेन पर वार्ता प्रक्रिया विफल हो गई है और हमें नया प्रस्ताव और नए विचार तलाशने होंगे। शांति केवल किसी नए विचार और नई अवधारणाओं के कारण ही आएगी। यह अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का शब्दशाह बयान है जो उन्होंने मनीला में सरगे लावरोव से मुलाकात के बाद दिया। और यह मूल रूप से इस बात को स्वीकार करना है कि अब तक जो भी रास्ता तलाशने की कोशिश की गई थी वो पूरी तरह से बंद गली में पहुंच चुका है। मार्को रूबियो और सरगे लावरोव की मुलाकात 35 मिनट तक चली और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। यह लावरोव और रूबियो की 2025 की शरद ऋतु के बाद पहली आमने सामने की मुलाकात थी। 35 मिनट की बातचीत और नतीजा शून्य। लावरोव ने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति पूरी तरह बंद करने की मांग की, जबकि रूबियो ने कहा कि यूक्रेन की मदद पर अमेरिका की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पिस्कोव ने कुछ घंटों बाद बयान दिया, उद्धरण, किसी नई गति या नए तेजी के बारे में बात करना अभी संभव नहीं है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकोव और जैरेड कुशनर से बातचीत के बाद आने वाले महीनों के लिए 2 संभावित रास्ते बताए। या तो इस सर्दी हम बातचीत की मेज पर बैठते हैं या फिर हमें युद्ध की एक नई और भी भयावह बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। आइए यूक्रेन शांति प्रक्रिया के संदर्भ में मार्क रूबियो और सरगे लावरोव की इस मुलाकात का सार निकालते हैं। मेरा नाम अलेक्सेय पेचिए है। आइए हम सब मिलकर इस विषय पर चर्चा करें। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम 3 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए आपके हर सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आभारी रहूंगा। चलिए पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो का मुख्य बयान सुनते हैं, फिर उस पर चर्चा और विश्लेषण करेंगे। मार्क रूबियो का उद्धरण, हमें नए प्रस्ताव और नए विचार खोजने होंगे। शांति केवल किसी नए विचार और नई अवधारणाओं के कारण ही आएगी। हम उपयुक्त माहौल और रूप में कुछ ऐसे विचार प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं यदि अवसर मिले और उपयुक्त परिस्थितियां हों। यहां ध्यान दें, इस उद्धरण में 2 बातों पर ध्यान दें। पहली बात, सीधा स्वीकार करना कि सभी पुराने प्रयास पूरी तरह से निष्प्रभावी हो चुके हैं। इसमें ये सभी बातें भी शामिल हैं, जैसे कि एनकरेज की भावना के बारे में सारी चर्चाएं। दूसरी बात, ये जो मार्क रूबियो की सावधानी भरी बातें हैं, जब वो कहते हैं उपयुक्त माहौल में, अगर मौका मिला, अगर सही परिस्थितियां हो, अगर कोई रूप हो, वगैरह वगैरह, यानी वॉशिंगटन के पास अभी कोई नई सोच नहीं है, बस ये तैयार हैं कि कभी भविष्य में कुछ शर्तों के साथ कोई प्रस्ताव रख सकते हैं, या फिर असल में कुछ विचार हैं। लेकिन रूसी मंत्री लावरोव से मुलाकात के बाद मार्क रूबियो ने समझ लिया कि निकट भविष्य में उन्हें चर्चा के लिए भी कोई मौका नहीं मिलेगा। दूसरा और हमारे लिए कहीं ज्यादा अहम बयान मार्क रूबियो का है कि पहले दिए गए प्रस्ताव अब क्यों काम नहीं करते, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। उद्धरण, अब तक जो प्रस्ताव दिए गए थे वे उस समय यूक्रेन के लिए स्वीकार्य नहीं थे और मुझे नहीं लगता कि वे अब उसके लिए स्वीकार्य होंगे। इसके अलावा सबसे अधिक संभावना है कि भविष्य में वे उसके लिए और भी कम स्वीकार्य होंगे। और इस उद्धरण में मार्क रूबियो ने सीधा बयान दिया है, जो कुछ मॉस्को एंकरेज समझौते कहता है वो यूक्रेन के लिए ना तो तब स्वीकार्य था ना अब है, और हर महीने के साथ वो और भी अधिक अस्वीकार्य होता जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से माना कि रूसी शर्तें स्वीकार्य नहीं हैं। यूक्रेन भी धीरे धीरे मजबूत हो रहा है और युद्ध क्षेत्र में पहल अपने हाथ में ले रहा है। इसलिए अगर कीव ने उस समय आत्मसमर्पण स्वीकार नहीं किया था तो अब भी स्वीकार नहीं करेगा। यही संदेश लावरोव को दिया गया था। मार्को रूबियो ने खास तौर पर कहा कि यूक्रेन को अमेरिकी सहायता नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। यह मुख्य मांग का जवाब था जिसे सेर्गेई लावरोव मार्को रूबियो से मिलने मनीला लेकर आए थे। जरा सोचिए, रूसी घोड़ा सेर्गेई लावरोव, जो मनीला में मुफ्त ओट्स खाकर पेट भर चुके थे, क्योंकि ऐसे सम्मेलनों में खाना मुफ्त में मिलता है, ने इतनी जुर्रत की। पश्चिम से यूक्रेन को हर तरह की हथियार या सहायता बंद करने की मांग ऐसे है जैसे यूक्रेन अब उनका इलाका हो। शायद लावरोव को खमीर चढ़ा हुआ ओट्स खिला दिया गया था। 4, मार्को रूबियो ने दोनों पक्षों के लिए युद्ध की कीमत के बारे में बात की। उद्धरण, हमने निर्दोष नागरिकों की मौत और कीव पर हमले देखे हैं।
ये युद्ध यूक्रेन या रूस के लिए फायदेमंद नहीं रहा। मुझे लगता है दोनों पक्षों के पास इसे खत्म करने का प्रोत्साहन है। अमेरिका कीव और मॉस्को के बीच समझौता खोजने की कोशिश जारी रखेगा। मार्को रूबियो ने लावरोव से बातचीत को अच्छा और सच्चा बताया। वैसे राजनयिक भाषा में जब कहा जाता है कि बातचीत खुलकर हुई, तो यह आमतौर पर एक और वाक्यांश के लिए मानक उपमा होती है। अगर आम इंसानी भाषा में कहें तो यह कुछ ऐसा ही लगेगा। हम किसी भी बात पर बिल्कुल भी सहमत नहीं हुए, हमने बस एक दूसरे के सामने पूरी तरह से विपरीत राय रखी और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। मूल बात यह है कि यह बातचीत ऐसे लहजे में हुई थी, एक ऐसी बातचीत जिसे रूबियो ने जल्दी से खत्म कर दिया और कहा, अरे यहां तो बात करने लायक कोई है ही नहीं। इसे कूटनीतिक भाषा में कहते हैं कि बातचीत खुलकर हुई थी। अब आइए रूसी पक्ष को समझते हैं। रूसी संघ के विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बैठक में लावरोव ने निम्नलिखित किया। पहला, लावरोव ने मार्क रूबियो को उद्धरण युद्ध मोर्चे की वास्तविक स्थिति के बारे में बताया। विवरण नहीं बताया गया, पर यह साफ है कि यह अमेरिकियों को समझाने की कोशिश है कि रूस जीत रहा है। यह साफ है कि लावरोव मार्क रूबियो को कॉन्स्टेंटिनोवका के बारे में बता रहे थे और यह कि वे पूरा डॉनबास कब्जा कर लेंगे, यूक्रेनी सेना हर जगह भाग रही है और ऐसी ही बातें। मुझे हमेशा यह हैरान करता है, मुझे नहीं पता मार्क रूबियो जो एक राजनयिक हैं को लावरोव ने यही बताया कि नक्शे पर कॉन्स्टेंटिनोवका नाम का शहर है, हमने उसे कब्जा कर लिया। कितने समय बाद? यूक्रेन के खिलाफ 12 साल से ज्यादा की जंग के बाद हमने कॉन्स्टेंटिनोवका पर कब्जा कर लिया। सोच सकते हो, जीत हमारी तरफ है। मेरे हिसाब से सबसे अहम बात उद्धरण है। उन्होंने जोर दिया कि कीव शासन को हथियार देना अस्वीकार्य है। यानी मास्को की वॉशिंगटन से मुख्य मांग है कि यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति बंद की जाए। ऐसा लगता है कि इसी वजह से लावरोव मनीला गए थे। तीसरा, उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों की वो नीति जो अब भी रूस को रणनीतिक रूप से हराने की कोशिश कर रही है, अस्थिरता पैदा करने वाली है। यह क्या था? बिल्कुल समझ नहीं आया। यह तो ऐसा है जैसे कहना कि पानी गीला होता है, नमक नमकीन होता है। तो वो कहना क्या चाहते थे? हां, यूरोपीय चाहते हैं कि यह रूस सर जाए और पूरी तरह से गायब हो जाए। क्या मॉस्को इसे अस्थिरकारी मानता है? हां, क्योंकि यह जंगली जीवों के अस्तित्व के लिए खतरा है। वो क्या कहना चाह रहे थे समझ नहीं आया। तो यहां चौथा बिंदु है। लावरोव ने रूस की राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान के लिए तत्परता और उन प्रस्तावों के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की जो अमेरिकी पक्ष ने अगस्त 2025 में एंकरेज में हुए शिखर सम्मेलन में पेश किए थे। तो हम फिर से उसी जगह आ गए और यही इस गतिरोध का सार है। मतलब मॉस्को एनकरेज पर वापस लौटने की मांग कर रहा है। मॉस्को फिर से यह विश्वास दिलाने लगा है कि वहां कोई समझौता हुआ था। जैसे व्लादिमीर पुतिन बेवजह अलास्का नहीं गए थे। पुतिन पहले ही मान चुके हैं कि समझौता नहीं हुआ था, लेकिन लावरोव कहते हैं कि आइए एनकरेज में हुए समझौतों पर लौटते हैं। मार्क रूबियो साफ कहते हैं कि ये प्रस्ताव यूक्रेन के लिए अस्वीकार्य हैं और रहेंगे, इसलिए नए विचार चाहिए। अब एनकरेज को भूलने का समय आ गया है। दोनों पक्षों ने अपनी स्थिति दोहराई और 35 मिनट बाद अलग हो गए। तो फिर लावरोव को कुछ भी समझाने का क्या मतलब है जब वो अड़ा हुआ है और फिर से एनकरेज के बारे में कुछ दोहरा रहा है? पूरे हालात को समझने के लिए एक अलग बात है, वो इस तरह है। विदेश मंत्रालय की आधिकारिक प्रतिनिधि, जिसे मैं प्रेस शराबी माश्का ज़खारोवा कहता हूं, ने बताया कि यह बैठक अमेरिकी पक्ष की पहल पर ही हुई थी। यानी मॉस्को यह जोर देकर कह रहा है कि उसने बातचीत की पहल नहीं की थी, बल्कि उससे अनुरोध किया गया और उसने कृपा करके सहमति दी। बैठक से पहले मार्क रूबियो ने पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया और लावरोव के साथ मॉस्को द्वारा तेहरान को दी जा रही कथित मदद पर चर्चा के सवाल को नजरअंदाज कर दिया। ईरान को रूसी मदद का मुद्दा ऐसा लगता है बैठक में सार्वजनिक रूप से नहीं उठाया गया, लेकिन CIA ने अचानक दावा किया कि उनके पास सबूत हैं कि रूस वास्तव में ईरान को क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर सीधा हमला करने में मदद कर रहा है। इस पर YouTube चैनल पर अलग एपिसोड आएगा, मत चूकिए।
संक्षेप में कहें तो औपचारिक रूप से दोनों पक्षों ने विदेश मंत्रालयों के माध्यम से संपर्क जारी रखने पर सहमति जताई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के तहत काम भी शामिल है। यही सब है जो अंत में बचता है लावरोव और रूबियो की मुलाकात के बाद। मुलाकात के कुछ घंटे बाद ही क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पिस्कोव ने किसी बड़ी सफलता की उम्मीदें खत्म कर दी। आगे उद्धरण है, मैं इस स्थिति में ज्यादा आशावादी नहीं होता। वास्तव में संपर्क बनाए जा रहे हैं, ये हमेशा सकारात्मक है, लेकिन अभी किसी नई गति या नए तेजी के बारे में बात करना संभव नहीं है। उन्होंने इस सीधे सवाल के जवाब में कहा कि लावरोव रूबियो मुलाकात और जेलेंस्की की विटकोव कुशनर से फोन पर बात के बाद क्या तेजी और समाधान की बात की जा सकती है? जवाब नहीं। इसके साथ ही पेस्कोव ने जोड़ा कि रूस बातचीत की प्रक्रिया के लिए खुला है और उन्होंने उम्मीद जताई, उद्धरण, जब अमेरिकी वार्ताकारों के पास थोड़ा समय होगा तो वे मॉस्को आ सकेंगे। पेस्कोव पहले भी कई बार कह चुके हैं, जब उनके पास थोड़ा समय होगा। यानी क्रेमलिन साफ तौर पर दांव इस बात पर लगा रहा है कि वॉशिंगटन इस समय ईरान को लेकर व्यस्त है और उम्मीद कर रहा है कि जब तक ट्रंप के पास समय नहीं आ जाता तब तक वे इंतजार कर सकते हैं। यह दांव बातचीत नहीं, विराम पर है। मनीला की असफलता समझने के लिए हमें याद रखना होगा कि लावरोव वहां किस उद्देश्य से गए थे। लावरोव और रूबियो की मुलाकात से एक दिन पहले ब्लूमबर्ग ने क्रेमलिन के 3 करीबी सूत्रों के हवाले से बताया कि पुतिन ने युद्ध में क्षेत्रीय मांगें और कड़ी कर दी हैं। विशेष रूप से रूस अब कथित तौर पर किसी भी समझौते के तहत यूक्रेन को एक भी कब्जा की गई जमीन लौटाने का इरादा नहीं रखता है। मॉस्को ने सुमी और खार्किव के कब्जे वाले क्षेत्रों को बफर जोन के रूप में रखने का इरादा जताया है, जबकि पुतिन पूरे डॉनबास की मांग कर रहे हैं और मानते हैं कि बातचीत तभी फिर से शुरू हो सकती है जब वो इसे पूरी तरह कब्जे में लेंगे। रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय ने पुतिन को आश्वासन दिया है कि वो इस साल के अंत तक डोनेट्स्क क्षेत्र के शेष हिस्से पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लेगा। इसी बीच रक्षा मंत्रालय से जुड़े एक सूत्र ने ब्लूमबर्ग को बताया कि कई रूसी सैन्य अधिकारी इस समय सीमा को अवास्तविक मानते हैं और 2027 साल को ही असली समय मानते हैं। जेलेंस्की ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गरिमा के साथ शांति की आवश्यकता का बयान दिया, यानी बातचीत के लिए बैठना जरूरी है। कुल मिलाकर नतीजा, लावरोव मनीला में आसियान के विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में पहुंचे और यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति रोकने और उन शर्तों पर लौटने की मांग की जिन्हें रूबियो ने तुरंत कीव के लिए अस्वीकार्य बताया। लावरोव के पास शायद और कुछ था ही नहीं और यह फिर से एक नया गतिरोध है। मनीला में विफलता के साथ साथ यूक्रेनी वार्ता ट्रैक भी चल रहा है और यह कहीं ज्यादा सार्थक लगता है क्योंकि यहां अब समझदार लोग बातचीत कर रहे हैं। 22 जुलाई को जेलेंस्की ने ट्रंप के दूत स्टीव विटकोव और जैरेड कुशनर से फोन पर बात की। सबसे पहले एक्सियोस के पत्रकार बराक राविद ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी, जिसे बाद में जेलेंस्की और व्हाइट हाउस ने भी पुष्टि की। आगे जेलेंस्की का उद्धरण है, मैंने अभी राष्ट्रपति ट्रंप के दूतों से बात की है। यह एक अच्छा और महत्वपूर्ण संवाद था कि कैसे कूटनीतिक प्रयासों को फिर से शुरू किया जाए और शांति को करीब लाया जाए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और अमेरिका की टीमें लगातार संपर्क में हैं और चर्चा मुद्दों पर काम जारी रखेंगी। इसका मतलब है कुछ तैयार हो रहा है। और यहां एक महत्वपूर्ण बात है, यूक्रेनी पक्ष की ओर से बातचीत में राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख किरिल बुदानोव और मुख्य यूक्रेनी वार्ताकार रुस्तेम उमेरोव शामिल हुए। उमेरोव को वॉशिंगटन में यूक्रेन के नए राजदूत के तौर पर पहले ही देखा जा रहा है। यह औपचारिक कॉल नहीं बल्कि प्रमुख लोगों के साथ कार्य बैठक थी। उसी दिन जेलेंस्की ने कीव में नाटो में अमेरिका के राजदूत मैथ्यू विटेकर से मुलाकात की, जहां पेट्रियट मिसाइल उत्पादन लाइसेंस पर चर्चा हुई। अमेरिकियों से बात के बाद जेलेंस्की ने यूक्रेन में पैट्रियट उत्पादन तेज करने को कहा। कुल मिलाकर यहां तर्क बिल्कुल स्पष्ट है। जब तक मार्क रूबियो और लावरोव मनीला में कुछ नए विचार खोज रहे थे, यूक्रेन वही कर रहा है जो हर हालात में काम करता है, यानी अपने आसमान की सुरक्षा के लिए खुद के इंटरसेप्टर, खासकर जब अमेरिका के पास पैट्रियट की कमी है ईरान युद्ध के कारण। और शायद सबसे अहम बयान जो मेरी नजर में आखिरकार सारी चीजों को अपनी जगह पर रख देता है,
आयरलैंड के प्रधानमंत्री मिखाल मार्टिन के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेलेंस्की ने असल में एक ऐसे मोड़ की ओर इशारा किया जो निकट भविष्य में हम सभी का इंतजार कर रहा है। आगे उनकी बात है, हमारे पास इस सर्दी के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, भगवान हमें हमारी सेना को ताकत दे, क्योंकि मोर्चे पर मजबूती बहुत जरूरी है ताकि हम आखिरकार रूस के साथ बातचीत की मेज पर बैठ सकें और इस युद्ध को खत्म कर सकें। दूसरा रास्ता, युद्ध का नया उग्र रूप। जेलेंस्की ने चेताया कि शांति वार्ता विफल होने पर रूस युद्ध और उग्र कर सकता है। उन्होंने प्राथमिकता के रूप में मोर्चे की स्थिरता बनाए रखने को बताया और जोड़ा कि यहां तर्क यह है, जितना मजबूत हम मोर्चा थामे रहेंगे उतनी ही ज्यादा संभावना है कि रूस को वार्ता की मेज पर लाया जा सके। कमजोर मोर्चा, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ और उग्रता होगी। और आइए एक छोटा सा सारांश दें, खासकर लावरोव और रूबियो की मुलाकात पर, जिस पर कुछ विश्लेषकों ने न जाने क्यों दांव लगाया था। पहली मुलाकात 35 मिनट चली। लगभग एक साल में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की यह पहली मुलाकात थी। यह कोई बातचीत नहीं थी, बस औपचारिकता निभाई गई थी। दोनों पक्ष अपने रुख पर अड़े रहे। लावरोव ने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति रोकने की मांग की, लेकिन रूबियो ने कहा अमेरिका की नीति नहीं बदलेगी। लावरोव ने एनकरेज पर लौटने की मांग की, लेकिन रूबियो ने कहा कि यह प्रस्ताव यूक्रेन के लिए अस्वीकार्य हैं और आगे भी अस्वीकार्य रहेंगे, इसलिए कोई लौटने का इरादा नहीं है। तीसरी बात, रूबियो द्वारा नए विचारों का उल्लेख इस बात का संकेत है कि अगस्त 2025 से बनाई जा रही वार्ता की संरचना अब आधिकारिक रूप से खत्म हो चुकी है। इनमें से कुछ भी काम नहीं कर रहा है। वॉशिंगटन के पास नया विचार नहीं है, या रूबियो को अभी चर्चा का मौका नहीं दिखा जंगली रूसियों के साथ। चौथी बात, क्रेमलिन ने पेस्कोव के जरिए प्रगति की कमी मानी है और अपनी असली रणनीति बताई है, इंतजार करना जब तक अमेरिकी ईरान की समस्याओं से मुक्त नहीं हो जाते। हमारे लिए मुख्य निष्कर्ष यह है, हमारे पीछे मनीला में कोई सौदा नहीं हुआ। जो सच कहें तो अच्छी खबर है, यह देखते हुए कि मास्को क्या मांग रहा था। यूक्रेन को सैन्य सहायता पर अमेरिका के रुख की सार्वजनिक रूप से बिना किसी बदलाव के पुष्टि की गई है। वे क्षेत्र में दखल नहीं देते और यूरोपियनों को काम करने देते हैं। लेकिन निकट भविष्य में युद्ध से कोई कूटनीतिक समाधान भी नजर नहीं आ रहा है। पुतिन ने मांगे बढ़ा दी हैं, यूएसए नई अवधारणाएं ढूंढ रहा है और क्रेमलिन समय ले रहा है। इसका मतलब है वही तरीका काम कर रहा है जिसे जेलेंस्की ने पहला रास्ता कहा था। यही है मोर्चा संभाले रखना, अपने पेट्रियट और ड्रोन का उत्पादन तेज करना, रूसी पीछे के ठिकानों पर हमला करना और उन गंदे रूसियों को डराना। और बातचीत उसी हिसाब से तब शुरू नहीं होगी जब कोई नई सुंदर विचार या नई अवधारणाएं मिल जाएंगी। नहीं, बातचीत ठीक उसी वक्त शुरू होगी जब रूस को महसूस होगा कि आगे लड़ना बैठकर समझौता करने से कहीं ज्यादा महंगा है। यहां मैं 3 बिंदु लगाता हूं। अपनी राय और अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और लाइक करें। यही सब कुछ है। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा। पाहुंद लगो।